सो हेलो टू एवरीवन, जानेंगे आज सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कंसेप्ट जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स है। फिजिक्स के एक सेपरेट ब्रांच है, ठीक है, टोटल न्यूटन पे डिपेंड है। बात नहीं करते हैं, सीधा मूव हो जाते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द क्लासिकल मैकेनिक्स? क्लासिकल मैकेनिक्स है क्या, और इसको जानना है तो हमें किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस द बेसिक इंट्रोडक्शन of the classical mechanics, right? So here we have to discuss the basic introduction. So what does mean the classical mechanics, you know? It's a very simple. So if I take the particle, so I will consider here the one particle. So now this is a particle, ठीक। ये पार्टिकल अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो पार्टिकल की स्टेट दो हो सकती हैं। एक तो ये पार्टिकल एक स्टेट में हो सकता है जो कि रेस्ट है, या फिर ये पार्टिकल एक दूसरे स्टेट में हो सकता है, वो स्टेट हो सकती है मोशन, राइट। तो पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पार्टिकल एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है, या फिर एक दूसरी स्टेट इसकी हो सकती है जो कि मोशन है, राइट। अब हमें रेस्ट के बारे में स्टडी नहीं करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब पार्टिकल किस में हो, मोशन में हो। बट यही पार्टिकल अगर दूसरे पार्टिकल के साथ अगर मैं लिंक बना दूं इसका, राइट, यही पार्टिकल मैं अगर तीसरे पार्टिकल के साथ अगर लिंक बना दूं, इसी पार्टिकल का लिंक में अगर दूसरे पार्टिकल के साथ बना दूं, यही पार्टिकल का लिंक अगर मैं दूसरे पार्टिकल के साथ अगर बना दूं, तो ये पार्टिकल्स कहलाएंगे नहीं, ये हमारे लिए एक बन जाती है सिस्टम, राइट। तो एक चीज़ याद रखना, एक तो आप पार्टिकल बोलो, पार्टिकल से बनने वाली आप उसको क्या बोलोगे, सिस्टम बोलोगे, राइट। अब सिस्टम जो कि अब कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो डायरेक्ट कंपोज होता ही नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल से बनता है, राइट। तो पार्टिकल से क्या बनती है, सिस्टम बनती है जो कि बॉडीज कहलाती है, राइट। तो वर्डिंग देखो, एक तो पार्टिकल्स बोलो या फिर पार्टिकल्स बोलो, या फिर आप क्या बोलोगे, सिस्टम बोलो, राइट, और यू कैन से द बॉडीज बोलो, राइट, जो कि किस में हो, मोशन में हो। किस में हो, मोशन में। उसको एक्सप्लेन करना यानी हमें किसके बारे में स्टडी करना होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करना होता है, राइट। सो आप क्लासिकल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, एक नोटबुक आपकी साइड में होनी चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द नीट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द जेई, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जेई एडवांस, राइट। और जेई एडवांस की जब बात होती है तो बेसमेंट से हमें पक्के वहाँ पे ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग अगर आप उस पर उभारोगे, खड़ा करोगे तो, राइट, तो वो टिक पाए ज़्यादा देर तक। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अगर आप क्या दिखोगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल बोलो, और क्या बोलोगे, बॉडीज बोलोगे, बॉडीज, और यू कैन से द सिस्टम। बट केयरफुली अंडरस्टैंड, ये सिस्टम, चलो मान लेते हैं पेन है, एक सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स हैं, राइट। ये एक ऐसी सिस्टम है, ये रेस्ट में है, राइट। अगर मुझे स्टेट चेंज करना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। तो जब भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो हमें उसका मोशन एक्सप्लेन करना है, लेकिन किसके साथ अटैचमेंट दिखाना है, फोर्सेस, राइट। तो अगर आप देखते हो तो इस सिस्टम पे एक फोर्स भी अप्लाई हो सकता है, दो फोर्स भी अप्लाई हो सकता है, राइट। तो हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स बोलो, सिस्टम बोलो, या फिर बॉडीज बोलो, अंडर, ठीक है, द इन्फ्लुएंस of forces. So that is basically called as a what? Classical mechanics. Done.
ये तो हो गया हमारे लिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो आया, जो कि न्यूटन की वजह से, और न्यूटन ने किस तरीके से यहाँ पे इन्वेंशन की है, राइट, उसको स्टडी करते हैं। तो अगर हमें स्टडी करना है क्लासिकल मैकेनिक्स को, तो हमें इनडायरेक्टली न्यूटोनियन मैकेनिक्स को स्टडी करना होता है। सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। सो विल यूज द शॉर्ट फॉर्म हियर मैकेनिक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यू नो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है क्या, राइट। हमने जाना कि अभी दो स्टेट हो सकते हैं, एक तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है या फिर किस में हो सकती है, मोशन, राइट। अब ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है क्या। अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स अगर स्टडी करना है तो हमें किस किस पोर्शन पे फोकस करना है, मैं आपको पहले सीरीज से समझाता हूँ। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपने एक चीज़ को जाना कि पापा एक पार्टिकल हो, ठीक है, उसको पर्टिकुलर मास है, राइट, एक पार्टिकल, उसको पर्टिकुलर मास है। अभी फिलहाल के लिए वो पार्टिकल रेस्ट में है, तो आपको पता है ना, इस पे मैं अगर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर दूं, राइट, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा विच इज अलोंग दिस लाइन, राइट, ओके। अगर ये पार्टिकल पे फोर्स अगर एक्ट होगा तो पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके से हो सकता है, राइट। अगर ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से हो तो आपको पता है क्या होगा, पार्टिकल इस तरीके से मोशन जाएगा तो अलग पाथ भी हो जा सकता है, कुछ इस तरीके से भी जा सकता है जिगजैग वे में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरीके से सेट करूँ, इफ़ दिस इज अ चार्ज पार्टिकल विच में बी पॉजिटिव और विच में बी निगेटिव, राइट। तो इतने सारे कंडीशन बन जाते हैं जब हम मोशन में स्टडी करते हैं। तो अब इसका मोशन किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे आप, राइट। तो खाली बात करके थोड़ी चलेगा ये भाई पार्टिकल मोशन में, लेकिन किस तरीके का मोशन है, कुछ ऐसा भाग रहा है क्या, कुछ इस तरीके से जा रहा है, राइट, तो या फिर कुछ स्पाइरल वे में जा रहा होगा, राइट, कुछ इस तरीके से जा रहा हो। तो आपको एक्सप्लेन करना है मोशन को, राइट, बट आप किस तरीके से करोगे उसको, ऐसा करोगे, नहीं नहीं ऐसा जा रहा है, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना। तो अगर इस तरीके से मोशन को हमें एक्सप्लेन करना है तो वी हैव टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम द मैट, राइट। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द मोशन, तो बोल के थोड़ी चलेगा, ओरल, we have to take the support from the math and we have to study the separate branch of the physics that is called as a mathematical physics. अगर मैथमेटिकल फिजिक्स सीखना है तो मैथमेटिकल फिजिक्स की एक सब ब्रांच हमें स्टडी करने होते हैं, दैट इज अ कैलकुलस। बट कैलकुलस के दो टाइप्स हैं, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ कैलकुलस, और दूसरा होता है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। तो अगर हमें पार्टिकल का मोशन के बारे में ही एक्सप्लेन करना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्सेस, तो आप खाली बोल के थोड़ी चलोगे। आपको किस तरीके का मोशन, अरे बाबा बाद में इक्वेशन समझाऊंगा आपको, ऑसिलेशन में जाके वीडियो चेकआउट कर लेना, स्टेट बोर्ड भी नॉलेज हमें देता है, ऐसा नहीं है, स्टेट बोर्ड हमें पुश करता है, कितना भागते हो दैट डिपेंड्स ऑन, राइट, वो बाद में आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए तो इतना समझ में आएगा कि मोशन को एक्सप्लेन करना है तो वी हैव टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम द मैथ एंड वी हैव टू सेपरेट स्टडी द मैथमेटिकल फिजिक्स। और मैथमेटिकल फिजिक्स में एक सेपरेट ब्रांच है जो कि न्यूटन ने किया, ठीक है। अगर आप देखते हो तो कैलकुलस दो टाइप के, एक होता है इंटीग्रल, दूसरा होता है डिफरेंशियल, और दोनों के बीच में एक अगर आप ईयर गैप लेते हो तो 1700 सालों का गैप है, बट उसको सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है न्यूटन ने, राइट। न्यूटन ग्रेट साइंटिस्ट है, याद रखिए, न्यूटन ही है, हर एक जगह पे जाओगे तो न्यूटन दिखेगा आपको, राइट, ठीक है। मैथमेटिक्स में वो बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरा सब्जेक्ट से ही मैं ज़्यादा जुड़ के रहना चाहता हूँ, अदर थिंग्स के बारे में मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है, क्यों नहीं बताऊँगा, फिलहाल के लिए सही वक्त नहीं है, लेंदी बन जाएगा वीडियो, फिर बाद बीच में से भाग जाओगे। तो इतना कोई मेहनत अगर करता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मैं कभी बोलता नहीं हूँ ये चीज़ें, बिकॉज अगर मेरे एफर्ट जेन्युइन है तो डेफिनेटली मुझे जेन्युइन रिस्पॉन्स मिलेगा, भले उसके लिए देर लगती है, ठीक है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अब फिलहाल के लिए तो दो कैलकुलस हमें स्टडी करने होते हैं टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल मैकेनिक्स। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होता है इंटीग्रल, जो कि मेरे 9th का स्टूडेंट आपको एक्सप्लेन करके जाएगा। डिफरेंशियल मैकेनिक्स हाउ इट टॉक्स, इंटीग्रल उतना मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इंटीग्रल 10th में समझाऊंगा उनको, ठीक है, 10th फाउंडेशन में,
जो कि मैं डेप्थ में जाके सिखाऊंगा, वहाँ पे हम सपोर्ट लेते हैं 50-50, हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं और न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हमें वो डिफरेंशिएशन हमें सिखाता है कि फंक्शन किस तरीके से ऑपरेट करता है, वहाँ पे मैं समझा देता हूँ। जिसको भी अगर लगता है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में सिखाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको डेप्थ में जाके सिखाऊंगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम कमेंट आने चाहिए, ठीक है। चलो, ये होता है अभी कैलकुलस तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डन। तो अगेन आई विल टेक हियर द पार्टीशन लेता हूँ। अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही हमें अप्लाई करना है तो न्यूटन के 3 बेसिक लॉज को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जो कि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब मैं बोर हो चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि लोअर में मैंने बहुत डेप्थ में जाके सीखा है कि देयर आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो अगर आप देखते हो तो न्यूटन के कितने लॉज है, तो 3 लॉज है। देयर आर 3 laws are important, राइट। तो इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा हाईलाइट, अच्छा दिखना चाहिए ना हर चीज़। सो न्यूटन के लॉज दैट वी आर एक्सप्लेनिंग, सो न्यूटन के लॉज कितने हैं, तो 3 लॉज हैं, राइट। कौन से हैं? एक तो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट, दैट इज इनर्शिया, inertia. Second law that we have to discuss, that is a law of momentum. And third law that we have to discuss, I think यहाँ पे हम utilize करेंगे, that is the third law, that is a law of action reaction. So 3 laws that we have to basically understand the Newtonian mechanics, क्योंकि अगर आप देखते हो तो JEE एडवांस में अप्रोक्सीमेट 40 to 45% तो JEE में आता ही आता है, JEE मेन में। बट JEE एडवांस में भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करना कंपलसरी है, राइट। तो यहाँ पे इनर्शिया, व्हाट डू यू मीन बाय द इनर्शिया, आपको सिखा देता हूँ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद विल डिस्कस द लॉ ऑफ मोमेंटम, बट आई विल डिस्कस एट द हायर लेवल, आई विल नॉट डिस्कस इन द लोअर लेवल, आई विल नॉट यूज द रफन लैंग्वेज, आई विल यूज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द एरिया। टीचर हैज़ द एबिलिटी, टीचर के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि किस लेवल का स्टूडेंट उनके पास ज़्यादा है, उस हिसाब से उसकी टीचिंग होनी चाहिए। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रफन यूज़ करता हूँ तो लोगों को क्या लगता है, भाई रोल सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड कहाँ पे यूज़ करूँगा, अगर मैं मेट्रो सिटीज़ में हूँ, एक वेल एस्टेब्लिश इसमें हूँ, तो डेफिनेटली आई हैव टू यूज़ द हायर लेवल, राइट। आई विल नॉट यूज़ द रफन लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ देम, राइट। सो हियर व्हाट यू हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस द इनर्शिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इनर्शिया, नाउ we are explain about the 2 states of the bodies, right. So if I am take the bodies which has a mass m, right, so remember one thing, this object will be in the 2 state probability, एक तो वो रेस्ट में हो सकती है या फिर किस में हो सकती है, मोशन। हम ला सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स अपॉन इट। एक बार ये मोशन में आ गया तो इसको रेस्ट में हम ला सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स विच इज़ अपोजिट टू दैट डायरेक्शन। यानी हम एक चीज़ को जाना कि भाई हम रेस्ट से मोशन में लेके जा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनबैलेंस फोर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द अनबैलेंस, मैंने सिखाया, जाके प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख लेना। 8 फाउंडेशन है, उसमें मैंने सिखाया, 8 फाउंडेशन से रिलेटेड वीडियोज़ है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। इसलिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, खाली झूठे बात करके नहीं चलाना चाहिए चीज़ें। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ओरिजिनलिटी में रहना, यानी बहुत अलग सोच वाला बनना पड़ता है, राइट। तो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ, किसी भी बुक में जाके स्टेटमेंट उठा लेना। सो व्हेनेवर यू कैन टेक द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को देखो ना, आपके रूम पे जाके देखो, आप बहुत सारी चीज़ें जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। एक बार ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ गए, जैसा आप जब क्रिकेट खेलते हो तो बैट्समैन बैट को फोर्स अप्लाई करके उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, उसके साथ मोमेंटम भी चेंज कर सकता है, राइट।
बट वो बॉल को रेस्ट में लाने के लिए आपको हाथों से क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स ही तो अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट अगर लाना है तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना कंपलसरी। आप स्टेटमेंट क्या बनाओगे, बाय सीइंग द डायग्राम, डायग्राम से स्टेटमेंट बनाता आई विल नॉट टेक द सपोर्ट फ्रॉम द एनी वन काइंड ऑफ बुक, आई विल टेक द रेफरेंस फ्रॉम द बुक। तो इतने सारे बुक्स का जब हम रेफरेंस लेके पढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो लेक्चर बन जाता है, राइट। सो वी हैव टू टेक द सपोर्ट ऑलवेज फ्रॉम द बुक, बट हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पे किस लेवल का स्टूडेंट दिख रहा है वो पता नहीं ना, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, वो व्हाट डू यू मीन बाय द मोमेंटम, यू नो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, चलो इसका एक डेफिनेशन ही आपको बना देता हूँ मैं, सॉरी स्टेटमेंट बना के देता हूँ। The every object has a tendency to remain in the state of the rest or in the state of uniform motion unless the unbalanced force is acting upon it, right। हम रेस्ट टू मोशन लेके जा सकते हैं, मोशन टू रेस्ट ला सकते हैं बाय अप्लाइंग द अनबैलेंस फोर्स, राइट। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट लॉ को अंडरस्टैंड करना। मोमेंटम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय द पी। मोमेंटम इज अ वेक्टर, राइट। अब वेक्टर नहीं पता तो बहुत हार्ड है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड व्हाट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, राइट। सो इफ आई टेक द मोमेंटम, जैसे मान लेते हैं एक कार जो कि ऑलरेडी मोशन में थी, राइट, कार ऑलरेडी मोशन में है, चलो मान लेते हैं इसकी इनिशियल स्पीड है 40, राइट, किलोमीटर पर आवर। सुपरमैन आया, लात मार दिया, तो इसकी फट बोल के वेलोसिटी क्या है, यहाँ से 100 होगी क्या, नहीं ना, बढ़ते 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 हुए जाएगी वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हुए जा रही है, लेकिन टाइम लग रहा है ना बढ़ने के लिए। तो जब ये कार यहाँ तक गई होगी तो कार की वेलोसिटी बड़ी थी, चलो मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर। यानी आपको एक चीज़ तो जान लिया आपने कि न्यूटन ने जाना कि बाबा जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि ऑलरेडी बॉडी मोमेंटम पे हो तो वो सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। तो यही तो है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा क्या है, राइट। तो कितना सिंपल है। सो यहाँ पे एक चीज़ को आपने जाना कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन कब फॉर्म होता है, जब बॉडी पे अनबैलेंस क्या अप्लाई हो, फोर्स, दैट इज अ मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, राइट। अगर आप देखते हो तो चेंज मास इनटू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, राइट। मास इनटू वेलोसिटी यानी क्या होता है, मोमेंटम। तो आपको समझ में आएगा, तो फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ, इफ यू टेक, it is the rate of change of momentum of an body occurs only when there is an unbalanced force acting upon it. Okay, so directly proportional to the unbalanced force is acting upon it, right। You have to take the proportionality constant k and you have to take that as a unity, वो बाद में समझाऊंगा मैं डेप पे जाके, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोमेंटम भी समझ में आ गया। थर्ड जो है दैट इज एक्शन रिएक्शन। सो इफ आई एम टेक द वॉल हियर, अगर मैं वॉल लेता हूँ, वॉल पे इधर से आया एक पर्सन क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है। जब भी फोर्स अप्लाई होगा तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, सेकंड लॉ भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, राइट। तो क्यों हो रहा है कि जब भी, चलो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि मेरा हाथ होल्ड करके उसको, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और एक दूसरे को फोर्स, डेफिनेटली फोर्स वेक्टर है, तो वी हैव टू यूज द रूल्स ऑफ द वेक्टर हियर, राइट। तो इधर से भी वॉल उस पर फोर्स अप्लाई कर रही होगी, और दो अपोजिट फोर्सेस, चलो मान लेते हैं F1 और ये कौन सा है, F2 है। नाउ व्हेन द टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग अपॉन द बॉडी, सो आई विल टेक द F1 हियर एंड हियर इट इज आई विल टेक द F2। सो आई कैन से दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, दैट इज F1 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू द व्हाट, F2, एंड दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिट वेक्टर्स, राइट। क्लियर, डन। सो थर्ड लॉ क्या बोलता है, वेन एवर यू आर फॉर्मिंग द एक्शन टू द एनी वन काइंड ऑफ द बॉडी, इफ द स्टेट इज नॉट चेंजिंग, सो डेफिनेटली देर इज अ बॉडी इज एक्टिंग द अनदर फोर्स, राइट, मीन्स इट इज फॉर्मिंग द रिएक्शन टू यू and it will get balanced. So what is the meaning of the balancing? Now this pen is to be said to be balanced, right? Why? Because the weight is acting vertically downwards, but the friction of my hand with the surface of the stylus creating the normal reaction which is perpendicular to my hand, right? And this normal reaction is balancing to the weight. Clear? So that's why the resultant force which is acting on this stylus is 0. So that's why the stylus आप देख पा रहे हो किसमें, रेस्ट में, पर एक्चुअली फोर्सेस थोड़ी जीरो है, राइट। नेट फोर्स जीरो है, बट जो वेट है वो थोड़ी जीरो है, वो जीरो नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी जीरो होगा। क्लियर?
तो कितना सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन 3 तरीके के होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, सेकंड वी हैव टू डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, एंड थर्ड वन दैट वी हैव टू टेक द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड वन स्टेटमेंट जो हमेशा मैं स्टूडेंट को समझाता हूँ, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेंस सेम एंड कांस्टेंट, सो आई विल प्रूव। एंड उसके टाइम पे हमने अलग, जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने टोटल एनर्जी कांस्टेंट दिखाया, ऑसिलेशन में भी हमने टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही दिखाया, बट हम डिस्कस करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टोटल एनर्जी यानी एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कांस्टेंट होती है, उसके लिए अलग, दैट वी हैव टू यूज द डिफरेंशियल कैलकुलस हियर, राइट। सो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ।